किया और 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और उसके बाद हम मोल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मोल्स इस लेक्चर में हो सकता है, इसके बाद वाले लेक्चर में भी हो सकता है। यदि वीडियो बड़ा होगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हम एटम को पढ़ते हैं कि एक एटम जो है वो क्या होता है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, एटम्स क्या होता है, एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, मैटर का एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। और एटम जो होता है इसका नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। बोलने का मतलब ये है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब जैसे यदि मैंने लिखा H2, तो यदि हम कंपेयर करें कि H सिंगल मिल जाए हमें और ये H सिंगल मिल जाए, तो ये कभी भी ऐसे जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट, इसमें से कोई भी एलिमेंट कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता। और ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट particle of the matter that combine or participate in a chemical reaction without losing its identity। तो मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रही हूँ, जल्दी एटम और मॉलिक्यूल को इसलिए फास्ट समझा रही हूँ क्योंकि 9th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर भी यदि एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको नहीं पता है, तो आप 9th के वीडियोस देख सकते हैं, 9th की बुक से आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसकी समझ बहुत जरूरी है। ये 11th क्लास में बहुत बेसिक्स होता है, बच्चे पढ़ चुके होते हैं, इसलिए नहीं बताया जाता है 11th क्लास में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सबसे स्मॉल, जिसको कि और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो एटम ही होता है। तो ये इंडिविजुअल हो गया, इसका कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होगा और किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने H2 + Cl2 की रिएक्शन करवाई और यहाँ से यदि आपने 2HCl बनाया, ठीक है, तो इस 2HCl बनने पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपको NCl मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर था तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन थी तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन ही मिलेगी। ये कभी चेंज नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये हो गया एटम। इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही होती है मैटर की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that exists independently, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? जैसे यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 है, O2 के फॉर्म में ये एक मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट करता है। जैसे वाटर H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट करता है। जैसे CO2, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट ये भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, मैटर में बहुत सारे CO2 जब मिलेंगे, आपको पता होगा 0.005 ग्राम, एक छोटी सी जो वाटर की ड्रॉप होती है उसमें कितने ज्यादा मिलियन और बिलियन पार्टिकल्स किसके होते हैं, वो हमारी काउंटिंग में भी नहीं आ सकते। इतने नंबर ऑफ H2Os प्रेजेंट रहते हैं एक छोटी सी स्मॉल वाटर की ड्रॉप के अंदर, इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये यदि आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल। तो ये हो गई एटम एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले डाल्टन जो थे साइंटिस्ट, जब उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे अबाउट द एटम, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो एटम है उसका एक मास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको हम एटॉमिक मास तो बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको निकालें कैसे? तो ये बहुत पुरानी बात है, जब केमिस्ट्री डेवलप हुई तो तब क्या था, कोई इतनी अच्छी डिवाइस नहीं थी कि हम कैलकुलेट कर सकें
किसी एक एटम का मास, एटम तो वैसे भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका एटॉमिक मास निकालना बहुत ही टफ था। तो तब उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक हम रिलेटिव मास कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही रिलेटिव मास कंपेयर कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि यदि 1 kg है, ठीक है, तो आपको किसी चीज का वेट करना है तो आप किससे कर लेते हैं, 1 kg से कर लेते हैं। अच्छा, ये 1 kg में kg क्या है, इसकी एक यूनिट है। तो किसी भी चीज की जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स है, वो किसने बनाया है, वो हमने ही बनाया है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो एटॉमिक मास है उसको हम किसी से रिलेट करके और फिर मेजर कर लें और उसकी भी हम एक यूनिट बना लें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ये केजी था, केजी कैसे बनाया, देखिए, जो एक इतना बड़ा एक पीस है जो यूके की लेबोरेटरी में रखा हुआ है, PTIR, प्लेटिनियम इरिडियम, ये जो अलॉय है इसका ये एक पीस है छोटा सा, उसको क्या बोला गया, उस पीस को कि वो 1 kg का, ठीक है। अब कहीं पर भी यदि 1 kg को कंसीडर करना है तो क्या किया जाता है कि ये जो पीस है इसी के बराबर के, जो आपने देखे होंगे बार्ट्स बने हुए हैं ना, जिनके थ्रू हम मेजर करते हैं कि 1 kg, तो किसके बराबर है, वो जो 1 kg आपको ऐसा बांट दिखता है ना, ऐसा 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 होता है जिसमें लिखा होता है 1 kg, तो इसका मास किसके मास के इक्वल है, इस प्लेटिनियम और इरिडियम की जो अलॉय है इसी के वो इक्वल है। तो ये जो प्लेटिनियम इरिडियम है इसका एक पीस, ये कितने का है, हमने समझ लो इसको हमने एक पीस माना, इसको हमने माना एक पीस, ठीक है। अब हमें वेट करना है, जैसे मुझे किसी बुक का वेट करना है, तो मैंने यहाँ पर 3 बुक्स रखी है, 3 बुक्स इस तरफ रखी। अब मुझे वेट देखना है कि इसका कितना वेट है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में देखूंगी, इस पीस के रिस्पेक्ट में देखूंगी। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पर कितनी पीसेस रख दी, मैंने यहाँ पर 5 पीसेस रख दी। तो अब मुझे बताना है कि मैं तब की बात बता रही हूँ जबकि हमें नहीं पता था कि केजी क्या होता है, ठीक है, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो यदि मुझे बताना है कि ये बुक्स जो है मेरे पास इनका वेट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगी 5 पीस, 5 पीस। अब यदि मुझे पेन का वेट बताना है तो ऐसे ही मैंने निकाला, मेरे कुछ पेन्स का वेट, तो वो निकल गया कितना, 10 पीस, 10 पीसेस ऑफ PTIR। यहाँ पर भी 5 पीसेस ऑफ PTIR। ऐसे यदि आपको किसी भी, जैसे वुड का वेट बताना है तो वुड का वेट आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया 150 पीस ऑफ PTIR, ऐसे आपने लिख दिया। अब ये पीस ऑफ PTIR आप कितने बार लिख रहे हैं, इससे अच्छा उन्होंने कहा कि इसका एक हम नाम रख देते हैं। उन्होंने इसको क्या नेम दे दिया, इन्होंने इसको नेम दिया केजी। अब यदि आपको बुक का वेट बताना होता है तो इसी पीस को आप क्या बोल देंगे, 5 kg, इसकी जगह आप केजी लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बुक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 kg। यहाँ पर इसकी जगह भी आपने क्या लिख दिया, केजी, इसकी भी जगह आपने क्या लिख दिया, केजी। तो ऐसे यूनिट किसकी बनी, केजी की यूनिट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए था। एक रिलेटिव मास, हम जितनी भी चीजों को मेजर कर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी से रिलेट करके मेजर कर रहे हैं। जितनी भी यूनिट बनाई हुई है वो सभी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बनाई गई है। जैसे जो लेंथ है, तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो वो जो 1 मीटर है वो भी ऐसे कि इतनी लेंथ को आपको 1 मीटर बोलना है, ठीक है। फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, है ना। तो वैसे ही यूके की लेबोरेटरी में लेंथ के लिए भी एक इतना बड़ा पीस रखा हुआ है, तो उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर, और उसी के रिस्पेक्ट में हम फिर लेंथ को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट की यूनिट कैसे बनती है। अब हमने सोचा कि जैसे हमने इसको स्टैंडर्ड माना, किलोग्राम के लिए हमने इस पीस को स्टैंडर्ड माना, वैसे ही यदि हमें एटॉमिक मास को मेजर करना है तो क्या हमें किसी एटम को स्टैंडर्ड मान लेना चाहिए। तो हमने किसको स्टैंडर्ड माना, देखिए, हमने स्टैंडर्ड एटम जो लिया, एक एटम को चूज करना था हमें, स्टैंडर्ड एटम को, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को लिया। तो हाइड्रोजन सबसे लाइट वेट था, इसीलिए हमने उसको लिया। उसके रिस्पेक्ट में हम सभी के वेट को मेजर करते थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया था, लेकिन ये और ये फेल हो गए। क्यों, क्योंकि इससे रिलेट करके जब हम किसी और एटम के वेट
को मेजर कर रहे थे तो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही थी। तो इसीलिए क्या किया, और फिर बाद में इसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी मिल गए थे और ये बहुत ही लाइट वेट था, तो इसको और इसको कैंसिल कर देगा। फाइनली 1961 में जो स्टैंडर्ड एटम को लिया गया वो लिया गया C12 कार्बन एटम। C12 कार्बन एटम मतलब कार्बन का जो 12 इसका एटॉमिक मास है, मतलब उस कार्बन को लिया गया जिसका कि एटॉमिक मास कितना था 12। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया कि यदि किसी भी एटम का मास 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, स्टैंडर्ड एटम उन्होंने किसको चुना, C12 एटम को चुना। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे रिलेट करेंगे, तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, इससे आपको कंपेयर करना है। ये उन्होंने एक यूनिट बनाई, जैसे यहाँ पर केजी यूनिट थी वैसे ही उन्होंने एक यहाँ पर यूनिट बनाई, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, जिसको उन्होंने कहा AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक उन्होंने यूनिट बनाई एटॉमिक मास यूनिट, जिसको उन्होंने कितना बताया कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम जो होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारी एटॉमिक मास को मेजर करने की एक यूनिट। अब जैसे कि सपोज जैसे अब मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, ऑक्सीजन एटम की, तो मैं कैसे लिखूंगी, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम। इसके यदि मुझे मास निकालना है तो कैसे निकालती है, 16 into 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ये इससे कंपेयर करो, जो भी मास निकलेगा उस मास को मुझे किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे ही यदि मुझे लिखना है किसी और एलिमेंट का मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 into 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ऐसे मुझे और किसी का लिखना है, जैसे मास ऑफ 1 फ्लोरीन एटम, 1 फ्लोरीन एटम, ये मैं क्या लिखूंगी, 19 into 1/12 into मास ऑफ 1 C12 एटम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बुक्स इज इक्वल्स टू कितना लिख रहे थे, 10 पीस ऑफ PPIR, पेन्स इज इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, 2 पीस ऑफ PPIR। वैसे ही मैंने यहाँ पर जिससे कंपेयर हम कर रहे थे, इसको हम बुक्स को हम किससे कंपेयर कर रहे थे, इसके पीसेस से, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। तो यहाँ पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस यूनिट से, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको बहुत बार बार इतना बड़ा इतना सारा लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसका एक शॉर्ट नेम बना दिया और इसको उन्होंने कहा AMU। इसको उन्होंने क्या कहा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब यदि आपको ये मॉडिफाइड हो गया थोड़ा सा, अब आपको लिखना है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो आप कैसे लिखेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 60 AMU, ठीक है। यदि आपको लिखना है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो आप कितना लिखेंगे, 14 AMU, ठीक है। आपको यदि लिखना है मास ऑफ 1 फ्लोरीन एटम, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 90 AMU। ऐसे आपने लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना, देखिए 1 AMU इज इक्वल्स टू हमने बनाया, जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू क्या था, 1 पीस ऑफ PPIR, ये था हमारा। वैसे ही हमने बनाया 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 कार्बन, C12 एटम, ये बताया, ठीक है। अब देखिए तब तक क्या था, हम ऐसा रिलेटिव मास ही निकाल रहे थे, मतलब किसी से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, मतलब हम रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकाल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी डिवाइस है,
जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, स्पेक्ट्रोमीटर, इसने हमको क्या किया, देखिए यदि यहाँ पर ये जो मैंने 1 AMU की वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू में यदि हमें मास ऑफ 1 C12 एटम मिल जाए तो हम एग्जैक्ट किसी भी चीज का ये AMU की वैल्यू यदि हमें मिल जाए तो हम एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट मास कितना होगा। और इस AMU की वैल्यू निकलने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मास ऑफ 1 C12 एटम की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इस मास ऑफ C12 एटम की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, देखिए बहुत ही चैलेंजिंग काम है कि किसी एक एटम का जिसका कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस भी नहीं है, उसका एटॉमिक मास होता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक ये डिवाइस है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके बाद में जब ये एपरेटस आ गया तब हमें किसका मास मिला, मास ऑफ 1 C12 एटम, इसका हमें मास मिल गया। ठीक है, तो इसका मास हमें कितना मिला, इसका मास हमें मिला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, इसका मास हमें इतना मिला। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 1 AMU में इसकी वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। तो जब इसको इससे डिवाइड किया गया तो वैल्यू आई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इतनी किसकी वैल्यू आई, इस 1 AMU की वैल्यू आई। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। अब यदि आपको इसमें से किसी भी एटम की यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि उसके एटॉमिक मास की एग्जैक्ट कितनी वैल्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपने 16 लिखा है, इस आप 16 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये AMU की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी और एग्जैक्ट वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 14 को भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस AMU की वैल्यू की जगह इसको पुट करेंगे, तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही नीचे भी आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 AMU है किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के, या फिर ये किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। अब ये Na ग्राम क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ मोल क्या होते हैं। मोल क्या होता है, जैसे 1 डजन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 12 पीस, कितना होता है। ठीक है, तो वैसे ही 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसी वैल्यू को एक साइंटिस्ट ने निकाला था जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो। तो उस साइंटिस्ट के नेम पर इसको क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। तो उस एवोगैड्रो नंबर के लिए सिंबल क्या है, Na। इस Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यदि हम किसी भी पार्टिकल को बोल रहे हैं कि वो 1 मोल है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे मैं यदि कहूँ कि मेरे पास 2 दर्जन पेन है, इसका मतलब मेरे पास कितने पेन है, 24 पेन है। ठीक है, तो वैसे ही मैं कहूँ कि यदि 2 मोल सब्सटेंस है, इसका मतलब कितने सब्सटेंस है उसमें, 2 इंटू कितना कर दूंगी मैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दूंगी। जैसे अभी मैंने पेन के लिए बताया कि मेरे पास कितने 2 डजन पेन है, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 12 किया तो 24 पेन हो गए। तो वैसे यहाँ पर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये यूनिट तो आपको समझ में आ गई, लेकिन 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1/Na ग्राम। ये कैसे है, तो ये ऐसे है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से आप यदि इसको डिवाइड करते हैं, Na का मतलब यही होता है,
तो डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आता है वो आता है 0.166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, जो कि सेम होगा 1 AMU के इक्वल। ठीक है, अब ये वैल्यू यदि फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आई है कि ये कैसा होता है, जब मोलर मास बता दूंगी उसके बाद में बताऊंगी कि ये 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाय NA कैसे आया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ते हैं मोलर मास को। तो मोलर मास के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमें मोल पता होना चाहिए। मैं एक बार और मोल बता देती हूँ आपको। मोल क्या होता है, मोल का मतलब ये होता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, मतलब 1 मोल मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये कोई एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने यदि आपसे कहा 10 डजन, तो इस 10 डजन का मतलब आप क्या समझे, आप मुझे कितनी क्वांटिटी बताएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 डजन चॉकलेट्स, इसका मतलब आप कितनी क्वांटिटी बताएंगे मुझे, 120 बताएंगे। वो 120 आपने लेकिन कैसे बताया, 10 इंटू 1 डजन में आपको पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो इससे इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया, 120 चॉकलेट्स आ गई। ठीक है, वैसे ही यदि मैंने कहा कि 1 मोल एटम, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी होगी, उसके अंदर इतने एटम के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मॉलिक्यूल्स बोला तो मॉलिक्यूल्स भी इतने ही होंगे, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आयन में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोलर मास को। मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। जब आप किसी एक मोल का मास मेजर करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, मोलर। केमिस्ट्री में यदि कहीं पर भी आपको मोलर दिखा हुआ मिले ना, तो उस मोलर का मतलब ये होता है कि वहां पर मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो मोलर मास इज इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक है, अब यदि हमें किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करें, जैसे मुझे करना है मास, मोलर मास। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, इसके पहले मैंने लिखा था, तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना होता है, 14 AMU, ये होता है। अब मैं आपको यदि बोलूं कि मोलर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये कैलकुलेट करिए, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ये इस 1 मोल का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, या मैं इसी को लिख दूं मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये होता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। या फिर इसका मतलब क्या होता है, एनए, एवोगैड्रो नंबर। ये जो 1 मोल है, इस 1 मोल को किसने डिफाइन किया था, एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, इसीलिए उनके नाम पर इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एनए भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर उसका ये सिंबल। तो वही मैंने यहाँ पर एनए भी लिख सकते हैं। यदि 1 नाइट्रोजन एटम का मास इतना है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 AMU इंटू NA। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैल्यू को मैंने शॉर्ट में लिख दिया A। यदि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको तो आप निकाल सकते हैं, तो क्या होगी 14 इंटू ANE की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम इंटू Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब यहाँ पर देखिए ये 14 तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 टू दी पावर 23 से 10 टू दी पावर माइनस 24 जाएंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू
जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 9.99 ग्राम, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है नियरली 10 है, इसको हम 10 ही कंसीडर करेंगे। तो 14 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10, ये 10 से 10 चला जाएगा। तो अभी आपके पास कितना बचा 14, लेकिन यहाँ पर अभी यूनिट क्या आ गई ग्राम। तो मोलर मास जब आपने निकाला तो वो किस में आया ग्राम्स में आया। मैं ऊपर लिखती हूँ मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये तो हमारा क्या था 14 AMU। और जब हमने निकाला मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो ये हमारा कितना आया 14, देखिए कितना है 14 ग्राम आया। मतलब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो AMU है और ये जो ग्राम है सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, बाकी तो आप सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो कट जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कभी भी यदि आप इसमें यदि आपको बोला हुआ है कि आप एक एटम, 2 एटम, 3 एटम का मास लिखिए, तो तब आपको किसमें लिखना है AMU में लिखना है। लेकिन यदि आपको बोला जाता है कि आप 1 मोल का मास लिखिए, तो उस 1 मोल का मास आप हमेशा किसमें लिखेंगे ग्राम। लेकिन जब आपको बोला जाए कि 2 एटम नाइट्रोजन का मास लिखिए, तो आपको उसको AMU में लिखना है। या आपको बोला जाए कि 1 नाइट्रोजन एटम का मास लिखिए, तब उसको आपको AMU में लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ऑक्सीजन एटम, मैंने यहाँ पर लिख दिया 16 ग्राम और यहाँ पर मैंने लिखा 16 AMU। तो इसका मतलब क्या होगा 16 ग्राम जहां पर लिखा हुआ उसका मतलब क्या है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है। और यहाँ पर जब मैं AMU लिखूंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 एटम ऑक्सीजन का मास, ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है। अब ये जो आपको ग्राम में मिल रहा है, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं GAM। यहाँ पर ये जो मिलता है ना, ये किससे डिफाइन हुआ है, ये इसका क्या है मोलर मास है, मोलर मास। और ये जो 16 AMU है ये क्या है इसका एटॉमिक मास। ये डिफरेंस होता है दोनों। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको और बताना है कि 1 AMU जो होता है, ये 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1 प्रोटॉन और ये इक्वल्स टू होता है 1 न्यूट्रॉन। आपने ऐसा पढ़ा होगा 9th में कि जो 1 प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो 1 यूनिट होती है और इसी के इक्वल होती है 1 न्यूट्रॉन की भी जो वैल्यू होती है वो 1 यूनिट होती है। आप देखिए 1 AMU इज इक्वल्स टू मैंने 1 प्रोटॉन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक प्रोटॉन है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। ऐसे ही 1 न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो होती है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। ये ग्राम में है। ठीक है, किलोग्राम में नहीं है, ग्राम। ये इसकी वैल्यू है ना। तो देखिए किसी एटम का मास, जब आप एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास निकाल रहे हैं मतलब ये होता है आपका एटम, यहाँ होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन से कितना छोटा होता है 1/1837 टाइम्स छोटा होता है। तो इसका ही तो मास बहुत कम है। उससे भी जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास बताना कितने टाइम छोटा होता है प्रोटॉन से, इतने टाइम छोटा होता है प्रोटॉन से। तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम जब किसी एटम का मास निकालते हैं तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ किन दोनों का सम देखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो जैसे आप यदि कार्बन का मास निकालें तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं 6 प्रोटॉन और क्या होते हैं 6 न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है। तो 12 यूनिट होंगी तब उसका मास क्या आ जाएगा 12 AMU आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन तो 12 AMU। ये उसका क्या हो गया एटॉमिक मास हो गया। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 AMU होता है। ये आपको हमेशा
ध्यान रखना है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो दोनों का सम ही होता है, तो यहाँ पर 12U या 12AMU। अभी ये U क्यों आया मैं आपको ये भी बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी का भी मोलर मास। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने मोलर मास पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, और हमने एक और टर्म क्या पढ़ी, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, यदि आपको कोई बोलता है ना कि मोलर मास कहीं पर लिखा हुआ क्वेश्चन, और यदि क्या लिखा हुआ किसी दूसरे क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, और ये डिफरेंस जो है ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मैंने लिखा H2O का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने लिखा NaOH का मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल में यदि मैं इसके मास को, इसके मास को और इसके मास को प्लस कर दूं, यानी यदि मैं ये तीनों एलिमेंट के मास को प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो बस यही है मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ, इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास of all the elements present in a molecule or compound. फॉर एग्जाम्पल इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर मासेस बता देती हूँ, तो उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1। आपको एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। जैसे आपको यदि NaOH का निकालना है, तो उसमें आपको Na का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। जब सभी एलिमेंट के पता होंगे तभी तो आप उनका सम कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरॉन का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20। इसके बाद सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, सिलिकॉन का कितना होता है 28, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। ये तो 1 एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के। इसके बाद कुछ और हैं एटॉमिक मासेस जो आपको कभी कभी काम आते हैं, लर्न होने चाहिए आपको। वो है Pb, Ag, Hg, Br, Da। देखिए Pb का होता है 208, Ag का होता है 108, Hg का होता है 200, ब्रोमीन का होता है 80, बेरियम का होता है 137। इसके अलावा और होते हैं जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो इसमें क्रोमियम का होता है 52, मैग्नीज का होता है 54, आयरन का होता है 56, मैग्नीज का होता है 55, कॉपर का होता है 63.5। लास्ट लेक्चर में जहाँ पर मैंने डेफिनेट प्रपोर्शन पढ़ाया था वहां पर शायद मैंने 64.5 कर दिया। तो ये 63.5 होता है, वो राउंड अप होकर अप्रोक्स कितना हो जाता है 64। जिंक लास्ट एलिमेंट है हमारा जिंक। तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65। ये कुछ एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको, मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट हम इसमें लेते हैं NaOH को, NaOH। इसका आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, देखिए जो सारे एलिमेंट्स है उसको आपको सम कर देंगे। जैसे Na का कितना होता है मास 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 60, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसका सम टोटल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। इसके बाद सपोज जैसे आप यदि H2O का देखें तो H2O में ये 2 है, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 + 1। इससे अच्छा कैसे लिखते हैं आप कि जो भी नंबर यहाँ फुट में होता है
उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं फिर आप प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखा हाइड्रोजन का मास लिखा यहाँ पर 1 और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 60। तो टोटल यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूलर मास आ गया 80। इसके बाद जैसे आप निकाल सकते हैं ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, जैसे C6H12O6 है, इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे 6 कार्बन कितने हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 12 क्या है इसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। अब हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन का मास लिखेंगे उसके बाद इंटू लगाते कितना होता है 1 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 6 ऑक्सीजन है तो आपने 6 लिखा। उसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितना 180, ये ग्लूकोज का मास है। इसके बाद यदि आपको शुगर का निकालना है तो आप शुगर का भी निकाल सकते हैं। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो शुगर का कैसे निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही 12 इंटू कार्बन का कितना मास होता है 12 प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो आपने यहाँ पर 16 लिखा तो टोटल मास आ जाएगा 342। इसके बाद और भी एलिमेंट्स के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको यदि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस सल्फर के लिए आप कितने हैं इसके 1 ही एटम, तो 1 इंटू सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे 16 इसका मास होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल करने पर कितना आएगा 98 आएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 90। इसके बाद यदि आपको FeSO4 इंटू 7H2O का निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका तो आप निकाल लेंगे वैसे है ना, तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 इंटू 4, 16 इसका मास होता है, उसके कितने आइटम है 4। इसके बाद जब आप इस H2O पर आएंगे तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर इंटू लगाना है, नहीं, ये नेक्स्ट एलिमेंट में ये हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए आपको इसको क्या करना है इसी के साथ प्लस करना है इसी कंपाउंड में। तो आपने क्या किया यहाँ पर लगाया प्लस, ये पूरा एक मॉलिक्यूल प्लस लगाया, फिर ये 7 जो है इस हाइड्रोजन पर भी अप्लाई होगा, इस ऑक्सीजन पर भी अप्लाई होगा। यदि आपको वाटर मॉलिक्यूल का मास पता है तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 7 इंटू 8, लेकिन यदि आपको नहीं पता तब आप क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 7 इंटू 2 प्लस ये 7 इस ऑक्सीजन के लिए भी है तो तब क्या हो जाएगा 7 इंटू 60। फिर आप इसका टोटल मास क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं जैसे MgSO4, CH4, CuSO4, C2H5, इन सबके आप निकाल कर देखिएगा। एक और टाइप का होता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे Na3FeCN टेकन 6 लिखा हुआ है, इसका कैसे काउंट करेंगे देखिए 3 टाइम्स करने हैं तो आपको लिखना है 3 इंटू 23 लिखना है। फिर क्या करना है नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे तो आप प्लस लगाएंगे, आपको इस ब्रैकेट को नहीं देखना, प्लस लगाएंगे Fe का लिखेंगे आप मास 56 इंटू 1, एक ही Fe इसलिए, फिर प्लस लगाया आपने। अब देखिए 6 दोनों के लिए, इस कार्बन के लिए भी है, इस नाइट्रोजन के लिए, तब आपको क्या करना है, क्या लिखना है 6 इंटू 12 प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये 6 इस नाइट्रोजन के लिए भी 6 इंटू 40, तो यहाँ पर टोटल आपका किसका मास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इस फॉर्मूले का वेट आ जाएगा। ऐसे ही सपोज यदि आपको लिखा हुआ है कि CuNO3 टेकन ट्वाइस लिखा हुआ है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए मेरे, कॉपर का होता है 64 तो आपने लिखा 1 इंटू 64 फिर प्लस लगाया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन टोटल कितने हैं 2 तो आप लिखेंगे 2 इंटू 14 फिर प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 60, तब आपका किसका आंसर आएगा CuNO3 टेकन ट्वाइस का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है हमारा पूरा कंप्लीट क्या मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मैंने लिखा NaOH, ये अब इस NaOH में ये एक मॉलिक्यूल है, यदि यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका मास 40 ANU और यहाँ पर यदि मैंने लिखा 40 G, तो इसमें क्या डिफरेंस है बताइए, इसके पहले अभी मैंने पढ़ा है। देखिए इस ANU का मतलब ये है कि इसको यदि आप वर्ड में बोलेंगे तो तब आप इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 NaOH मॉलिक्यूल।
यदि यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है 40 ग्राम, इसका मतलब क्या है कि ग्राम जहां भी लिखा हुआ होता है वहां किसकी बात हो रही होती है, मोलर मास की। लेकिन ये मोलर मास किसका है, किसी मॉलिक्यूल का है, ठीक है। तब आप यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल NaOH का क्या है, ये मोलर मॉलिक्यूलर मास है, या आप इसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। यदि मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, तो जब मैंने बोला है 1 मोल H2SO4 का मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताइए, तब आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, 98 ग्राम। लेकिन यदि मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का आप मास बताइए, तब आप कितना लिखेंगे, 98 AMU उसको लिखेंगे। तो यदि मैंने H2O के लिए बोला, H2O के लिए क्या बोला मैंने, यदि अभी यहाँ पर 18 और यहाँ पर 18 AMU, अब मैं पूछूं आपसे कि आप इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। देखिए ये जो है ना G और AMU, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप इसको क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल है और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये तो एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जगह एक और टर्म आई, उसको हम क्या बोलते हैं, यू। और इस यू का क्या मतलब होता है, इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो यदि AMU भी लिख सकते हैं आप और यू भी लिख सकते हैं, और ये जो यू लिखा है आपने यूनिफाइड मास, ये यदि आपको Na लिखना है और Na का यदि आपने 23 यू लिखा, 23 G लिखा, तो यहाँ पर आप 23 AMU भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एटम ही है, तो एटॉमिक मास यूनिट हो गया। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 12U। ये 12U का मतलब यही है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या टर्म लिखेंगे अभी, यू मतलब यूनिफाइड मास। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल मोलर मास। ये मॉलिक्यूल मोलर मास है और एक इसमें लिखा हुआ है ग्राम, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब GMM, जैसे वहां पर हमने GAM लिया था, ग्राम एटॉमिक मास, उसको लिखा था, वैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपको 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास पूछे, मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोले, ठीक है, जो कि ग्राम में दिया हुआ है, या आपको GMM बोले, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेस पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 into 10 to the power 23 ग्राम। किसी एलिमेंट के एक एटम का आपको मास दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका मोलर मास बताइए। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6.66 into 10 to the power -24 ग्राम। तो यदि आपको एक मोल का ही तो मास, मोलर मास मतलब किसका मास बताना है आपको, 1 मोल का आपको मास बताना है। तो 1 मोल मतलब कितना होता है, कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पर मास 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element, the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element में कितना होगा, तो आप इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.66 into 10 to the power -24 ग्राम into 6.022 into 10 to the power 23।
अब इस 23 से a कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 6.022 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40.10 इंटू 10 टू दी पावर -1। इस पॉइंट को आप यहाँ ले जाएंगे तो आंसर आपको कितना जाएगा 4 ग्राम। ग्राम में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू किसमें दी हुई थी आपको ग्राम में दी हुई थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको बोला कि एक क्या है, एक टॉफी है, एक टॉफी है। ठीक है, उसका वेट कितना है 12 ग्राम। एक टॉफी का वेट 12 ग्राम है। तो बताइए 12 टॉफीज का वेट कितना होगा। आप सिंपली क्या करेंगे 12 इंटू 12। ये क्वेश्चन वैसा ही। ठीक है, इसके बाद अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसको हम सम अप कर लेते हैं। जो आपको याद रखना है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होगा और 1 AMU इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/NA ग्राम। इसको मैं अभी समझाती हूँ कि ये कैसे है। और इसके अलावा दूसरा हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1 C12 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ये इसका मास है। थर्ड हमने ये पढ़ा कि यदि हमें क्या निकालना है मास ऑफ 1 एटम, तब हम उसको क्या लिखते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी और जो भी यहाँ पर एटम होगा उसको हम किस में लिखेंगे, या तो यू में लिखेंगे या तो हम AMU में लिखेंगे। इसके बाद मोलर मास ऑफ 1 एटम यदि आपको लिखना है तब आप किस में लिखते हैं, तब आप ग्राम में लिखते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, GAMU। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यदि हमें क्या निकालना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तब हम उसको किस में लिखते हैं, तब हम उसको लिखते हैं U। और यदि होता है मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल तो वो किस में लिखा हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है ग्राम में, या हम इसको क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA कैसे होता है। जैसे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, या इसी को हम क्या बोलते हैं N। एटम्स ऑफ कार्बन, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 12 ग्राम। ये इसका मोलर मास हो गया। हम 1 मोल कार्बन का क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होता है 12 ग्राम होता है। अभी यदि ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाकर देखिए, मैंने निकालना बताया है कि AMU कैसे ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसी को तो लिखा है 1 मोल का मतलब ये डिजिट होती है और उसको हम Na से भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये यदि मुझे क्या निकालना है, कितने पार्टिकल का मास कितना है 12। यदि मुझे 1 कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये यदि निकालना है तो ये कैसे आएगा, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी 12 को इस Na से, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्राम। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है AMU का, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1/12 मास ऑफ C12 1 C12 कार्बन एटम, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम की वैल्यू कितनी है 12/N। इसको हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 12, ये ग्राम। ठीक है, यदि 12 से 12 कट गया तो यहाँ पर क्या बन गया 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो गया 1/NA ग्राम। तो बस यही है वो जो ऊपर आया। यह सिंपल है, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना यदि 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो वो भी वही वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यही वैल्यू है। इस लेक्चर में यहीं तक, आगे लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।